हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। यानी कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस लगाते हैं वही चीज़ आपको हासिल होती है। तो बेहतर यही है कि अपना पूरा का पूरा फोकस उसी चीज़ पे लगाएं जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ब्रिक्स फाउंड न्यू पर्पस विद इट्स एक्सपेंशन बट ऑल्सो मोर कॉन्ट्रडिक्शंस। बोल रहे हैं ब्रिक्स पता है ना, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक ब्रिटेन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक समूह है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन सभी देशों का एक समूह है जिसके अंदर में उसको एक नया पर्पस मिला इसके एक्सपेंशन के साथ। अभी हमने पहले आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ब्रिक्स के जो देश हैं उन्होंने और देशों को बोला है कि हम इसमें मेंबरशिप एक्सपैंड करेंगे, यानी कि और देशों को इसमें आने का उन्होंने निमंत्रण काइंड ऑफ दिया है, ठीक है। यानी कि और देशों को अनुमति मिल जाएगी इसमें आने के लिए। तो इसी के विस्तार के साथ में क्या हो रहा है, साथ ही साथ कॉन्ट्रडिक्शंस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी देश इसका पार्टिसिपेंट बने वो जो ये ओरिजिनल 5 कंट्रीज थी, इनके जो होते हैं ना कि ओरिजिनल मेंबर्स के जो सोच होते हैं, विचार होते हैं, उनके साथ में मेल खाएं, या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी की आपस में एक दूसरे देश के साथ में बने, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, किसी भी तरीके का मतभेद हो सकता है। इफ देयर any doubt about the relevance of the BRICS grouping, Brazil, Russia, India, China, South Africa, which held its 15th summit in Johannesburg this week, the massive global interest in its outcome should have put those to rest। बोल रहे हैं कि ब्रिक्स के होने या नहीं होने के, उसके वजूद के ऊपर अगर किसी के भी कोई सवाल या निशान थे कि ब्रिक्स शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, ये समूह बनाना ही नहीं चाहिए था, ये आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, अगर किसी के भी मन में इसके रिलेटेड, ब्रिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट था, तो जो 15 इनकी जो समिट हुआ, इनकी जो मीटिंग हुई जोहान्सबर्ग में इस हफ्ते, जो कि इनकी 15वीं मीटिंग थी, उसमें दुनिया के लोगों का जितना भारी मद में इंटरेस्ट आया, यानी कि जितना बाहर की देशों ने इसके अंदर इंटरेस्ट जताया, उसने इन सभी डाउट्स को रेस्ट इन पीस, यानी कि उसको सभी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जो भी डाउट्स इसके ऊपर उठाए जा रहे थे ना, उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, इनकी रेलेवेंस के ऊपर, उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। Ever since the grouping set up a coalition of emerging economies, बोल रहे हैं जब से इन देशों ने क्या किया है, एक संगठन बनाया है emerging economies का, तब से क्या हुआ है, said last year that it was open to new members, कि ये पिछले साल ही नए मेंबर्स को इनने आमंत्रण दिया है कि हाँ जी, जब से अब ये बने हैं तब से लेकर अब तक में इनने सिर्फ पिछले साल ही सभी देशों को आमंत्रण दिया है कि जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है वो अपना एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर दे, ठीक है। As many as 40 countries from the global south have evinced interest in joining with at least 22 formal applications। बोल रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल आमंत्रण दिया कि जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 40 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट जताया है, अपना एविडेंस्ड मतलब होता है जताना, शो करना, रिवील करना, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करा है कि हाँ हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें से 22 ने फॉर्मली एप्लीकेशंस भी भर दिए हैं। The decision to more than double its membership overnight from 5 to 11 by inducting 4 major Middle Eastern players, Egypt, Iran, Saudi Arabia and United Arab Emirates, as well as Ethiopia and Argentina from Africa and South America। बोल रहे हैं कि इनका जो डिसीजन था कि अपने मेंबरशिप को मतलब इनकी पहले 5 देशों की सदस्यता थी, ठीक है, अब इसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया, रातों रात इन्होंने डबल कर दिया, 5 से कितने कर दिए, 11 कर दिया। और क्या क्या कौन कौन शामिल किए इसमें, इन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल करी, जो कि कौन कौन है, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, 4 ये हो गई। इसके साथ में कौन सी आएगी, एक इथोपिया आ गई और एक अर्जेंटीना आ गई, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से रिस्पेक्टिवली। इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
द एंथुजियाज्म इज ऑब्वियस, जो इनका इतना जिज्ञासा है, इतना एंथुजियाज्म, इतनी एनर्जी है, वो क्वाइट ऑब्वियस है, वो सबको समझ में आ रही है कि क्यों है. ब्रिक्स हैव weathered several storms and is today seen, if not as any alternative, as a counter narrative creator to the western led G7 club on diverse issues. बोल रहे हैं कि ब्रिक्स ने बहुत सारी समस्याओं का, चुनौतियों का, आंधियों का सामना किया है. ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्ट परिस्थितियों से वो निकल कर आए हैं और आज उनको एक अगर ऑल्टरनेट ना देखा जाए तो भी काउंटर नैरेटिव, यानी कि उनका विपरीत एक देखा जाता है. ऑल्टरनेटिव व्यू मतलब उनका नजरिया ऑल्टरनेटिव है. किससे? वेस्टर्न लेड G7 क्लब. आपको पता है एक G7 देशों का भी समूह है, तो उसका काउंटर नैरेटिव की तरह इसको देखा जा रहा है, जो कि G7 क्लब जो है वो डाइवर्स इश्यूज पे चर्चा करता है. From climate change commitments and the UN reform to its rejection of unilateral Western sanction against Iran, Russia and Venezuela. जैसे कि ब्रिक्स ने पहले किया कि क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स की बात करा, UN के रिफॉर्म्स के बारे में बात करा, और यहाँ तक कि इन सभी देशों ने रशिया और वेनेजुएला, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए इन वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उन सबको भी रिजेक्ट करा. किसने? ब्रिक्स देशों ने. ठीक है, तो उनका काउंटर नैरेटिव की तरह एक काम कर रहा है. By also creating the new development bank, which has funded nearly 100 projects so far, instituting a contingent reserve arrangement and other institutional mechanisms. बोल रहे, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वेस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है. ठीक है, 2015 में स्थापित हुआ था. तो बोला जा रहा है इसी के साथ, जिसने कि कम से कम अभी तक 100 प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, इसी के साथ में क्या हो गया कि एक चेंज का कंटिजेंट, मतलब कि चेंज का एक रिजर्व अरेंजमेंट हमारे पास बन गया. ठीक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स. द ब्रिक्स कंट्रीज हैव आल्सो शोन देयर एबिलिटी टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स. और भी इनके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए ब्रिक्स देशों ने ये साबित किया है कि वो लोग काबिल हैं, केपेबल हैं प्रैक्टिकली इनिशिएटिव्स लेने में. ठीक है, while the grouping may not yet rival the wealth of the G7, it does now rival its share of global GDP. बोल रहे कि हालांकि ये जो ग्रुप है, ब्रिक्स देशों का जो समूह है, ये G7 कंट्री जितना वेल्दी नहीं है, उनका वेल्दी ओपोनेंट नहीं है, पर फिर भी आज की डेट में ग्लोबल जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिक्स देशों के नाम है, जो कि डायरेक्टली G7 के अपोज में है. अप्रोक्सीमेटली 30% ईच and represents a more equitable representation across 40% of world's population to the G7 countries that make up just 10%. और बोल रहे हैं कि ठीक है, जीडीपी कितना हो गया, 30% ईच हो गया, और उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिक्स देशों द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ऑब्वियसली बात है, चाइना और इंडिया दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है. फर्स्ट नंबर पे है इंडिया, सेकंड पे चाइना. तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के रैंकिंग में भी ये मार्क दे रहे हैं उनको. तो कितनी पॉपुलेशन है? 40% है, जो कि G7 देशों की कितनी है? केवल 10% है. Once the new members join, 6 of 10 of the biggest global oil suppliers will be BRICS countries. बोल रहे हैं कि अगर नए मेंबर्स जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो दुनिया के 10 जो सबसे बड़े तेल के सप्लायर्स हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लायर्स हैं, उनमें से 6 देश जो हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज का पार्ट होंगे. ठीक है, गिविंग ब्रिक्स न्यू हेफ्ट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, जिससे कि उनको और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी एनर्जी की फील्ड में. ठीक है, और ज्यादा वेट और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी. While the battle of proving its reason d'etre may have been substantially won. बोल रहे हैं कि ये जो बैटल है कि अपनी काबिलियत साबित करने का, अपनी रेलेवेंस साबित करने का, ये शायद उन्होंने काफी हद तक जीत लिया है. द ब्रिक्स कंट्रीज स्टिल फॉल शॉर्ट इन शोइंग अ कोहेरेंस ऑफ पर्पस. फिर भी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें एक यूनिफिकेशन या यूनिटी या इंटीग्रिटी, पर्पस की इंटीग्रिटी, ये सब अभी भी दिखाने में वो नाकामयाब रहे हैं. यानी कि सभी देशों का एक हमारा पर्पस है, एक हमें यूनिटी में हम लोग सिंक में काम कर रहे हैं, ये दिखा पाने में वो भी असक्षम रहे हैं.
एंड आर स्टिल मायर्ड बाय इनर कॉन्ट्राडिक्शंस, और इनमें अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ऐसी स्थितियां हो रही हैं, ऐसे कैचअप हो रहे हैं जहां पे उनके अंदरूनी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देते हैं. The rivalry between India and China has no doubt slowed the grouping down, and the induction of arch rivals Iran and Saudi Arabia (UAE), despite their recent detente, could well create similar issues for the group in future. अब बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना की राइवलरी तो सबको पता ही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों की राइवलरी की वजह से ये ग्रुप जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा जितनी उसको करनी चाहिए थी. और उसी साथ में अब हमने बोला कि 5 जो है 6 जो है ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज पार्ट बनने वाली हैं. तो हमें पता है कि ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ये कितने बड़े राइवल्स हैं एक दूसरे के, है ना. तो इतनी कट्टर राइवलरी, तो इससे क्या होगा, हालांकि अभी के टाइम पे इनमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत रीसेंट एंटेड मतलब कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी है, थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हुई है, पर फिर भी इन देशों को शामिल करते ही और बड़ा स्टिर भी हो सकता है और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी हमें फ्यूचर में देखने मिल सकता है. In addition, any overtly political anti-Western stance by BRICS will make India and other countries in the grouping who walk a tightrope between global powers including Egypt, the UAE, Saudi Arabia and Brazil uncomfortable. बोल रहे हैं. और इसके साथ ही साथ अगर हमने इन देशों ने कोई भी ब्लेटेंटली या ओपनली पब्लिकली कोई भी पॉलिटिकल एंटी वेस्टर्न रवैया बताया ब्रिक्स द्वारा, तो जिससे क्या होगा, इंडिया और दूसरी कंट्रीज इस ग्रुप में जो हैं, जो कि अभी एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में एकदम बीच के ऊपर खड़ी हैं ग्लोबल पावर्स के बीच में और ब्रिक्स के बीच में, तो उसके उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी. और ये कौन सी हैं बाकी कंट्रीज, इंक्लूडिंग इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील, इन देशों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी. ठीक है. Russia's invasion of Ukraine too has caused uneasiness, and BRICS members did not vote as a bloc on any of the UN votes. बोल रहे हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन इन्वेजन किया उसने भी बहुत ज़्यादा इसमें अस्थिरता या अनईजीनेस पैदा करी. जैसे कि ब्रिक्स देश के जो भी ब्रिक्स इसके संस्था के जो भी मेंबर कंट्रीज थे उनमें से किसी ने भी यूएन वोट्स में रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं करा. ठीक है. ना ही नॉर डिड एनी ऑफ द अदर मेंबर्स सपोर्ट रशियाज एक्शन. ना ही किसी मेंबर ने रशिया के एक्शन को सपोर्ट करा, उनको ब्लॉक भी नहीं करा, उनको उनके विपरीत में या अगेंस्ट में भी वोट नहीं करा और उनके सपोर्ट में भी वोट नहीं करा. अबव ऑल, any attempts by China to overpower the group with its strategic or economic vision will require a firm pushback if the foundational idea of BRICS to assert the strategic autonomy of its members is to be followed. बोल रहे हैं. और इन सभी से ऊपर अगर हमें चाइना का जो एक अटेम्प्ट है कि वो ओवर पावर कर ले इस ग्रुप को, यानी कि सबसे प्रमुख चाइना उभर कर आए इस ग्रुप में, बाकी सब देश पीछे रह जाएं, उसकी किसके साथ में, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक विजन्स के साथ में, तो इसके लिए हमें उसको बहुत स्ट्रांगली पुशबैक करने की ज़रूरत है, बहुत दृढ़ता से पुशबैक करने की ज़रूरत है. अगर हमें ब्रिक्स का जो फाउंडेशनल आइडिया है, जो कि क्या है कि सभी मेंबर्स की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए, इस आइडिया को अगर हमें स्थिर रखना है, बनाए रखना है, तो उसको स्ट्रांगली पुशबैक करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. Eventually, it is the promise of shared prosperity and a more democratic model of global governance that attracts so many in the global south to grouping. बोल रहे हैं. और अंततः बात यही है कि भाई हमारा जो इनका ब्रिक्स कंट्रीज का जो मॉडल है वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि साथ में हम सब विकास करें, साथ में एक दूसरे की मदद करते हुए हम सब एक दूसरे का विकास करने में हेल्प करें. ठीक है. इसके साथ ही साथ ग्लोबल गवर्नेंस मतलब यानी कि ऐसे इश्यूज को डिस्कस करना जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं. ठीक है. तो उनका जो डेमोक्रेटिक मॉडल है ग्लोबल गवर्नेंस का, उसकी वजह से ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश जो है इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड विल प्रोवाइड द मोर्टार फॉर एन एक्सपैंडेड लाइनअप ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज. और इसको टिकाने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए क्या करेगा, मोर्टार प्रोवाइड करेगा, यानी कि और मजबूती देगा इसको
जब इसका एक्सपेंशन होगा, ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा और कंट्रीज इसमें ऐड होंगी तो उसको और मजबूती देंगे, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना वो इसको और मजबूती देंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following statements most accurately reflects the significance of the BRICS grouping's recent expansion। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार ब्रिक्स देशों का जो recent expansion है उसकी significance कौन सी statement बताती है। तो देखो पहला है the expansion of BRICS highlights its growing influence। ठीक है, ये बात सही है इतनी कि उसका growing influence बताती है। adding major middle eastern countries and solidifying its position in the field of energy। बिल्कुल करेक्ट है ना कि उसका एनर्जी की फील्ड में, क्योंकि 6 देश ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट बन जाएंगी, 10 में से 6 इसका पार्ट बन जाएंगी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये कवर करता ही है ब्रिक्स ऑलरेडी। जीडीपी का 30 to 40% हिस्सा जो है वो ये कवर करता है। तो यानी कि इसकी पोजीशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। ब्रिक्स expanded to include new members solely to rival the G7 global's जीडीपी शेयर। ऐसा तो नहीं है, ब्रिक्स का अकेले ही 40% है शेयर, तो बाकी कंट्रीज आएंगी तो बढ़ जाएगा, नो डाउट बढ़ जाएगा। बट G7 को हमने राइवल करना है, इस पर्पज से तो एक्सपेंशन नहीं कर रहे ना, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे स्थिति। BRICS expanded its membership primarily from the global north, reflecting a shift in economic power। ऐसा नहीं है, ग्लोबल नॉर्थ से नहीं आ रहे ज़्यादा इंटरेस्ट, ग्लोबल साउथ से आ रहा है, ठीक है, या फिर ईस्टर्न का मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है। BRICS membership expansion was a result of internal economic pressure compelling them to diversify their membership for survival। ऐसा भी नहीं है कि उनके आंतरिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो लोग झेल नहीं पा रहे, उनका इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है वो ढीली चली हुई है, कम चल रही है, सुस्त पड़ गई हैं, इस वजह से उनको ये करना पड़ रहा है मजबूरी में ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ऐसा तो नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि एक्सपेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं, जिसकी वजह से हम और मजबूत हो जाएंगे और एनर्जी की फील्ड में भी और मजबूती मिलेगी। Which of the following statements is not true about the BRICS grouping? यानी कि सारी statements true हैं, एक statement जो है वो incorrect है, false है। The BRICS grouping recently held its 15th summit in Johannesburg। ये तो correct है। The BRICS countries have established the New Development Bank that has funded over 200 projects। अब जहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात थी वहाँ पे शायद 100 प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, हम दोबारा चल के देखो 100 प्रोजेक्ट्स उनने फंड करे थे, ना कि 200। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। Which of the following statements best captures the challenges and potential of the BRICS grouping? यानी कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो ब्रिक्स के अंदर जो हमने चैलेंजेस फेस करे हैं और उसका जो पोटेंशियल है उसको दर्शाती है। The BRICS countries have a unified political stance against the Western powers and support each other's political actions in international forums। बोल रहे हैं कि ब्रिक्स देशों का एक लौता मतलब यूनिफाइड मतलब एकत्र है, पॉलिटिकल स्टैंस जो है वो एकजुट होकर है और सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में है और किसी भी दूसरे ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम पे वो एक दूसरे का पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया और चाइना का उदाहरण ले लो, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और रशिया का उदाहरण ले लो, बाकी सभी देशों ने, चाहे वो ब्राज़ील हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, किसी ने भी जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें ना ही रशिया के अगेंस्ट में वोट किया, ना ही रशिया के फेवर में कुछ कहा, ठीक है, उनने इससे अपने आप को अलग कर लिया, राइट। तो यानी कि वो पॉलिटिकली ओपनली एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं बोलते या सपोर्ट नहीं करते। द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज द सोल चैलेंज प्रिवेंटिंग द ब्रिक्स ग्रुपिंग फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है, केवल यही इकलौता चैलेंज नहीं है उनके पास जिसकी वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तक नहीं पहुंच पा रहे। द इंडक्शन ऑफ आर्च राइवल्स लाइक ईरान एंड सऊदी अरेबिया UAE could bring additional complexities, but the potential for shared prosperity and a democratic model of governance is the main attraction for many countries। बिल्कुल करेक्ट है ना कि आर्च राइवल्स ईरान और सऊदी अरेबिया के इंडक्शन के साथ में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो इन देशों में थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, अभी तो ये देश थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने में, लेकिन वी नेवर नो कि दोबारा कब इनकी स्थिति खराब हो जाए या इनके साथ हमारी कोई स्थिति खराब हो जाए, नहीं बन पाए।
ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का और हमारा जो एक डेमोक्रेटिक मॉडल है गवर्नेंस का, उसके ऊपर उसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे मुख्य तौर पर अट्रैक्ट हो रही हैं और आना चाह रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गए, इसके साइड इफेक्ट्स भी आ गए, यानी कि चैलेंजेस भी आ गए और इसका जो पोटेंशियल है वो भी निकल कर आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट डज वर्ड कॉन्ट्राडिक्शंस मीन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना, मतभेद होना, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखो अग्रीमेंट यानी कि किसी की बात से राजी हो जाना, अग्री करना, तो ये तो इनकरेक्ट है। सिमिलैरिटीज यानी कि दोनों के विचार एक जैसे हैं या दोनों में एक जैसी कोई बात है, वो सिमिलैरिटीज होगी, ये भी इनकरेक्ट है। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of passage concerning the BRICS grouping and its expansion? क्या है टोन ऑफ द पैसेज? भाई टोन ऑफ द पैसेज काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि उनने दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स बताए कि अच्छा फ़ायदा क्या होगा अगर एक्सपैंड करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा अगर एक्सपैंड करते हैं तो, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द डिक्लाइन ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग ड्यू टू इनर कॉन्ट्रोडिक्शंस, ऐसा तो नहीं है, ब्रिक्स की तो पावर बढ़ रही है। द कंपैरिजन ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग विद द G7 क्लब, ऐसा भी नहीं है, केवल हमने इसमें कंपैरिजन नहीं करा है। द रिन्यूड सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग विद इट्स एक्सपेंशन एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस, यानी कि जो नया उभरता हुआ सिग्निफिकेंस है ब्रिक्स ग्रुपिंग का और इसके एक्सपेंशन के साथ में एसोसिएटेड जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। एक्सपीरियंस मतलब होता है हमारे जो भी पास्ट में हमने चीज़ें झेली हैं उससे हमने क्या सीखा है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। एस्टिमेशन मतलब अनुमान। एक्यूमेन मतलब शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट यानी कि चतुराई। नॉलेज मतलब किसी चीज़ का ज्ञान। सो ऑप्शन सी एक्यूमेन इज करेक्ट। होल्ड द की, इस ईडियम का मतलब बताया तो होल्ड द की का मतलब होता है कि किसी चीज का पूरा कंट्रोल होना, किसी चीज का पूरा पावर होना आपके पास में, ठीक है। ही होल्ड्स द की ऑफ दिस कंपनी, यानी कि उसके पास में ये नहीं कि वो वहां का दरबान है, उसके पास में चाबियां हैं वो खोलेगा, उसके पास में पूरा कंट्रोल है, ठीक है। टू ओन अ प्रॉपर्टी, इनकरेक्ट। टू कीप अ सीक्रेट, इनकरेक्ट। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। My neighbor's grandson is only 5 months old. अब 5 नंबर है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। मंथ्स क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा कि मंथ्स होएगा, काउंटेबल है ना, तो MONTHS months old, 5 months old. No error, my neighbor's grandson is only D 5 month old, option D is correct. Raj's decision to buy that car cost him a fortune. अब ये जो cost him a fortune है इसका हमें मीनिंग बताना है, ये एक इडियम है। cost him a fortune का मतलब है कि उसको बहुत महंगा पड़ा, वो बहुत महंगी चीज़ थी जो उसने खरीदी, ठीक है, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करा। टू पे वेरी लिटिल, बहुत कम खर्च करना। टू स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंजाब in throes of devastating flood caused by the release of excess water from Bhakra and Pong Dam. अब थ्रोज का मतलब क्या होता है? थ्रोज का मतलब होता है कि वो बहुत ही दुख तकलीफ में, दर्द में है। तो पंजाब जो है अभी बहुत तकलीफ से जूझ रहा है। किस चीज़ की तकलीफ? बहुत भयंकर वहाँ पे फ्लड्स आई हुई हैं, डेवास्टेटिंग फ्लड्स आई हुई हैं, जिन और किस वजह से आई हैं? क्योंकि भाखरा और पोंग डैम से जो एक्सेस वाटर है वो छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। Heavy rain in the neighboring Himachal Pradesh, particularly in the catchment area of the two dams, has led to this perilous situation. बोल रहे हैं जो भारी भरकम बारिश हो रही है कहाँ, इनके पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश में, खास तौर पे इन दोनों डैम्स के कैचमेंट एरियाज में। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये डैम बना हुआ है, इस डैम के आसपास का जो पहाड़ी इलाका है
उस सारी पहाड़ी का पानी यहाँ पर आएगा और इस डैम का जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि जहाँ पे इस डैम का पानी इकट्ठा होता है, एकत्रित हो रहा होता है, वो इन पहाड़ी इलाकों का पानी बहकर यहाँ पे इकट्ठा होएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। जो ये जो एरिया होता है जहाँ पे इसका पानी इकट्ठा हो रहा होता है, जिसमें जहाँ पे इसका स्टोरेज होता है, बेसिकली डैम के पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो खास तौर पे इन दोनों डैम्स के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश की वजह से ये जो खतरनाक पेरिलियस मतलब खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है। द फ्लड्स have turned the spotlight on the Dam Safety Act 2021, which has provisions for surveillance, inspection, operation and maintenance of dams so as to ensure their safe functioning and prevent dam failure related disasters। बोल रहे हैं ये जो फ्लड्स आई पंजाब के अंदर में, इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा ध्यान हमारा डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के ऊपर केंद्रित कर दिया, जिसके अंदर प्रावधान है सर्वेलेंस के, निगरानी के, इंस्पेक्शन के, ऑपरेशन के और मेंटेनेंस के, डैम्स की मेंटेनेंस के, ताकि कोई भी अनिश्चितता जो है इसकी सेफ फंक्शनिंग हम मेक श्योर कर सके कि हाँ अच्छे तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है और डैम फेलियर के टाइम पे कोई भी डिजास्टर होने से बचाया जा सके, ऐसे प्रावधान है इस एक्ट के अंदर में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ऑल डैम ओनर्स, यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोल रहे हैं इस एक्ट के अनुसार सारे डैम ओनर्स, जो कि ज्यादातर कौन होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं या तो फिर सेंट्रल स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं, ठीक है, आर सपोज टू एस्टैब्लिश अ वेल डिजाइंड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क। इनको एक बड़ा ही वेल डिजाइंड, अच्छे से डिजाइन किया गया हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाना है एंड इनफ्लो फॉरकास्ट सिस्टम, और एक इनफ्लो यानी कि आने वाला पानी जो है उसका फॉरकास्ट सिस्टम बनाना है। बिसाइड्स एन इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम फॉर प्रोबेबल फ्लड अफेक्टेड एरियाज डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम। और साथ ही साथ क्या करना है इनको, ये दोनों चीजें किसके अलावा बनानी है कि एक हमें फ्लड अफेक्टेड एरियाज में वार्निंग का, इमरजेंसी वार्निंग देने का सिस्टम भी बनाना है कि भाई अब हमें पता है कि ये डैम इतना भर चुका है, ठीक है, ये लेवल था डैम का, इतना भर चुका है, अब हमें सारे गेट्स खोलने पड़ेंगे, इतने गेट्स खोलने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हमने इतने गेट्स खोले तो इन एरियाज में, डैम के नीचे के इन एरियाज में पानी भर सकता है, अगर हमने सारे गेट खोल दिए तो इन एरियाज में पानी भर सकता है। तो जिन जिन एरियाज तक पानी जाने के चांसेस हैं, प्रिकॉशनरीली उन एरियाज में जाके इमरजेंसी वार्निंग्स दी जाएं फ्लड आने से पहले ही, ठीक है। ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं इस एक्ट के तहत। Questions are being raised about the discharge of water. Has it been well timed and well regulated? बोल रहे हैं जिस टाइम पे पानी छोड़ा गया इन डैम से, उसके ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्या ये सही समय पर छोड़ा गया पानी, यानी कि पहले लोगों को वार्निंग दी गई, या फिर इस समय पर छोड़ना चाहिए था उनको पानी, या फिर ये वेल रेगुलेटेड था, यानी कि सही तरीके से जांच परख करके किसी की ऑब्जर्वेशन में, सीनियर्स की निगरानी में किया गया, ये इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था तो हमें करना ही पड़ा, ये ऐसा था। Could preemptive action have reduced the damage, यानी कि पानी छोड़ने से पहले ही वार्निंग दी जाती, वहां पे पहले चेतावनियां दी जाती, तो क्या डैमेज कम किया जा सकता था, ठीक है, ये सब सवाल खड़े उठ गए हैं। Every owner of a specified dam is expected to prepare an emergency action plan before allowing the initial filling of the reservoir and update it at regular intervals। बोल रहे हैं जो भी किसी भी पर्टिकुलर डैम के ओनर हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो भी उसके ओनर हैं, उनको ये करना पड़ेगा क्या कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान उनको बनाना पड़ेगा इससे पहले कि जो डैम है वो पूरा भर जाए। उससे पहले ही उनको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ऑफ द इनिशियल फिलिंग ऑफ द रिजर्वोयर एंड अपडेट इट एट, और उसको जैसे ही शुरुआत हुए उसके भरने की, यानी पूरा भरने नहीं, जैसे ही पानी भरने लगे, उसमें शुरुआत हो कि हाँ लेवल से ऊपर पानी चढ़ रहा है, तो वैसे ही उनको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल्स पे कि अरे यार अब पानी का मैक्सिमम लेवल, ये डैम है, पानी का मैक्सिमम लेवल इतना है, अभी इतना भरा है, पहले इतना था पानी, अभी इतना भरा है, चलो हम प्लान बनाते हैं, कल जाके देखा तो अभी पानी इतना हुआ है, परसों जाके देखा तो अभी इतना ही है, नहीं बढ़ा, तो यानी कि उसको रेगुलर इंटरवल्स पे चेक किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग अपडेट किया जाए, ये मैंडेटरी है।
तो हम एक चीज यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि देखो ऑप्शन बी में हमने डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करी और उसी को आगे कवर करते हुए इस एक्ट के अंदर में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बताया गया। तो यानी कि ऑप्शन बी के बाद में ही ऑप्शन सी आएगा, ये चीज हमें क्लैरिफाई हो गई। तो यहाँ पे देखो बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमें एक चीज और क्लैरिटी हुई कि जहाँ पे ओनर की बात आई कि एवरी ओनर, तो ओनरशिप हमने कहाँ से जिक्र करा था, ओनरशिप का हमने जिक्र करा था ऑप्शन सी से, यानी कि सी जो ऑप्शन है बी के बाद में सी है और सी ऑप्शन जो है वो 2 पॉइंट के पास में होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा लास्ट ऑप्शन होएगा, अरेंजमेंट में लास्ट आएगा। तो कहाँ कहाँ आ रहा है अरेंजमेंट लास्ट, बी में आ रहा है लास्ट और डी में आ रहा है लास्ट। ठीक है, तो डी तो हमारा वैसे कैंसिल आउट हो चुका है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि ए डी बी सी हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करी कि पंजाब में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आई, क्यों आई, क्योंकि उनके पड़ोसी जो स्टेट है वहां पे बहुत भारी रेन्स हो रही है और उसके वजह से इन दोनों डैम्स का 2 डैम्स भाखड़ा और पोंग डैम का जिक्र करा, तो उन्हीं दोनों डैम्स का यहाँ पे आगे जिक्र करा, यानी कि ए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, डैम्स का कैचमेंट एरिया जो भर गया जिसकी वजह से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है। ठीक है, इसी के आगे फिर बोला गया कि इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जो पानी डिस्चार्ज किया गया क्या वो सही टाइम पे किया गया, वेल रेगुलेटेड था, प्रीएम्प्टिव एक्शन से हम डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, ये सब उसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी पॉइंट। फिर बोला कि इन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए इन फ्लड्स ने सारा ध्यान जो है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित कर गया है, बी पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हो गया सी, तो ए डी बी सी हमारा अरेंजमेंट है जो कि हमारा बन रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। डॉक्टर्स हैव यूनिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, ostensibly over the years of grueling training, busy work schedules and imparting of certain ways talking during their education, doctors have developed esoteric ways of communication। बोल रहे हैं और डॉक्टर्स का एक बड़ा ही यूनिक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का औरों के साथ में। ठीक है, ऐसा दिखता है अपेरेंटली इतने सालों की जो उनकी थका देने वाली बहुत ही टायरिंग और डिमांडिंग ट्रेनिंग होती है, ग्रोलिंग मतलब बहुत ही टायरिंग, एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में इतना बिजी वर्क शेड्यूल, उसके बाद में किसी स्पेशल तरीके से बात करने का जो तरीका उनको सिखाया जाता है उनकी एजुकेशन के दौरान में। ठीक है, डॉक्टर्स हैव डेवलप्ड, तो जिस इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने एस्टोरिक मतलब कि गुप्त तरीके अपना लिए हैं, गुप्त तरीके अपना लिए हैं कम्युनिकेट करने के। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो लिखते हैं वो मेडिकल शॉप वाले जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है, पर हम अगर पढ़ना चाहें तो हमें टैब के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, या सिरप SYR इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ सिरप लिखा हुआ है, अब कौन सा सिरप लिखा है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन उनको पता है जो केमिस्ट शॉप है, यानी कि खास तरीके उन्हें डेवलप कर लिए कम्युनिकेट करने के। Many doctors themselves find it difficult to understand the handwriting of other doctors, leading to confusions and commotions। बोल रहे हैं कई सारे डॉक्टर्स को किसी दूसरे डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझने में खुद भी बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है और कई जगह कई बारी हंगामा भी हो जाता है। ठीक है, द मोमेंट it lands outside the realm of doctor's practice, it becomes an inscrutable document। बोल रहे हैं जिस क्षण वो एक जो दस्तावेज है वो डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर जाता है, उसके प्रैक्टिस एरिया से बाहर जाता है, वो उसी समय एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, typical examples are their prescriptions and notes in the case sheets, which are often deciphered only by doctor's nurse or local pharmacist। और इसका प्रमुख उदाहरण, किसका प्रमुख उदाहरण, जो उन्होंने सीक्रेट तरीके इख्तियार किए हैं कम्युनिकेशन के, उसका प्रमुख उदाहरण क्या है, जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है या उनकी केस शीट में जो नोट्स होते हैं वो, जो कि केवल या तो उस डॉक्टर की नर्स समझ सकती है, वही डिसाइफर कर सकती है, डिकोड कर सकती है, या फिर जो लोकल फार्मासिस्ट है वही डिकोड कर सकता है। ठीक है,
एक चीज की क्लैरिटी है कि पी के इमीडिएट बाद में एस स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि पी में बोला गया कि गुप्त तरीके इख्तियार किए हैं उनने कम्युनिकेट करने के, और उन्हीं तरीकों में से एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि उनके प्रिस्क्रिप्शंस या केस शीट की जो नोट्स हैं वो, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और पी के इमीडिएट बाद में एस आएगा। तो पी के इमीडिएट बाद में एस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एस फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे पी के इमीडिएट बाद में आर आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में जिस क्षण वो उनके ऑफिस से बाहर निकल जाता है कागज, जो प्रिस्क्रिप्शन या नोट बोल रहे हैं केस शीट में, वो जैसे ही उनके ऑफिस से बाहर निकल गया वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आर स्टेटमेंट, थर्ड हो जाएगा। और कई बार दूसरे डॉक्टर्स को भी उनकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और कमोशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गया 4, यानी कि PSRQ, PSQR, PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। There has been an overdose of news about all this all over. बोल रहे हैं कि इस सब चीज के, all this मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में पहले बात की होगी, है ना। तो बोल रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा ओवरडोज, यानी कि बहुत ज्यादा न्यूज में इसके बारे में चर्चा हो रही है सब जगह। I thought this was an exaggeration. मुझे लगा कि ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जा रही है, exaggerated बात है। You can reach मैसूर from Bangalore in 75 minutes. आप मैसूर से बैंगलोर सिर्फ 75 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। एक्सप्रेसवेज, कॉन्क्रीट रोड्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, 8 लेन हाईवेज एंड सो ऑन। बोल रहे हैं एक्सप्रेसवेज की बात हो, कॉन्क्रीट रोड्स की, फ्लाईओवर्स की, मेट्रो की, 8 लेन की, हाईवेज की, और ऐसी ही अनगिनत चीजें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसी को आगे कवर कर रहा है कि इन सब चीजों की बहुत ज्यादा, ऑल दिस जहां पे बात करी ना, तो ऑल दिस क्या है, ये सब चीजें, एक्सप्रेसवे, कॉन्क्रीट रोड्स, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा होती है, ओवरडोज होता है चर्चा का, ठीक है। तो यानी कि एस के इमीडिएट बाद में क्या होगा, पी। कहाँ आ रहा है एस के इमीडिएट बाद में, यहाँ तो पी पहले आ रहा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। एस के इमीडिएट बाद में पी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, इनकरेक्ट। यहाँ पे आ रहा है एस के इमीडिएट बाद में पी, ठीक है। अब देखो, आई थॉट दिस वॉज एग्जैजरेशन। अब दिस अगेन कोई पहले बात हुई है उसके बारे में बात की जा रही है। यू कैन रीच मैसूर फ्रॉम बैंगलोर, ये कोई स्टेटमेंट है जो पहले से बताया गया होगा, किसके बारे में चर्चा हुई होगी उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। फिर किसके बारे में चर्चा हो रही है, क्या बोला जा रहा है इसमें, ओवरडोज क्या हो रहा है कि आप मैसूर से बैंगलोर सिर्फ 75 मिनट में पहुंच सकते हैं इन सब जरियों के जरिए, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेसवे के जरिए, कॉन्क्रीट रोड्स के जरिए, फ्लाईओवर, मेट्रो, 8 लेन हाईवेज के जरिए आप मैसूर से बैंगलोर सिर्फ 75 मिनट में पहुंच सकते हैं। यानी कि एस पी के बाद में आर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हम 75 मिनट में नहीं पहुंच सकते मैसूर से बैंगलोर। तो SPRQ ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोल रहे हैं भोपाल हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू जॉइन ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं कि हमने विकास भी करना है, साथ साथ में अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी हमने अच्छे से देखना है, उसकी भी देखरेख करनी है। ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या हुआ कि भोपाल ने, पहले तो क्या था, ये इंटरनेशनल यानी कि कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेती थी, लेकिन अब भोपाल इंडिया का पहला सिटी बन गया है जिसने इंडिपेंडेंटली लोकलाइज करने का जो मूवमेंट चल रहा है, कि ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है कि दुनिया भर में हम छोटे छोटे शहरों को प्रेरित करें कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो करो, ठीक है। बजाय कि एक देश से उम्मीद करने से हम छोटे छोटे शहरों को बोलें, छोटे छोटे पार्ट्स में एक देश को डिवाइड करके उसको बोलें कि आप अपने अपने लेवल पे बेसिक स्तर से अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट करो, ठीक है। तो भोपाल इंडिया की पहला शहर बन गया है जिसने इस मूवमेंट को ज्वाइन करा है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट which consists of 17 sustainable development goals and 169 targets as a plan of action for people, the planet and prosperity। अब बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जिसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं एज अ प्लान ऑफ एक्शन
लोगों के लिए, प्लैनेट के लिए और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, प्लान्स हैं। यानी कि ये किसी स्टेटमेंट का पहले पार्ट है जो कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, उसी को आगे कंप्लीट कर रहा है। In 2015, 193 member states of United Nations adopted the 2030 agenda। बोल रहे हैं 2015 में 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने 2030 का जो एजेंडा है अडॉप्ट करा। किसका चीज़ का एजेंडा है? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है 2030 तक के लिए वो उन्होंने अडॉप्ट करा, जिसके तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं एज अ प्लान ऑफ एक्शन, लोगों के लिए, प्लैनेट के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। यानी कि आर के इमीडिएट बाद में क्यू स्टेटमेंट होएगा, क्योंकि आर को कंप्लीट कर रहा है क्यू। अब देखो कहाँ कहाँ पर आर को क्यू कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे क्यू पहले है, आर बाद में है, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे आर को क्यू कंप्लीट कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। अगेन क्यू पहले आर बाद में, इनकरेक्ट हो गया। इसमें भी क्यू पहले आर बाद में, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? बी। हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया कि बी हमारा ऑप्शन है, पर फिर भी हम चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ इट्स वॉलंटरी लोकल रिव्यू VLR। अब बोल रहे हैं कि भोपाल सबसे पहली सिटी कब बन गई? जब उन्होंने क्या किया? अपना वॉलंटरी लोकल रिव्यू रिलीज करा, ठीक है। तो यानी कि पी के इमीडिएट बाद में कौन सा स्टेटमेंट आएगा? एस, क्योंकि भोपाल कैसे बना? क्योंकि उनने अपना ये इंडिविजुअली रिलीज करा अपना वॉलंटरी लोकल रिव्यू। उसके बाद में वो देश की पहला ऐसा शहर बन गया जो कि ग्लोबल मूवमेंट ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसका एक मेंबर बन गया, ठीक है। अब देखो PS और फिर RQ, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। यानी कि ऑप्शन बी देखो, PS RQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। As Prime Minister Narendra Modi embarks on a week-long journey to Japan, Papua New Guinea and Australia from May 19, a number of substantive global issues are on the anvil। बोल रहे हैं जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक हफ्ते की लंबी यात्रा जो है की शुरुआत करी, जो कि जापान की है, पापुआ न्यू गिनी की है और ऑस्ट्रेलिया की है। कब से शुरू होके? 19 मई से शुरू होके, एक हफ्ते की लंबी यात्रा है उनकी। उसके लिए वो निकले तो बहुत सारे स्वतंत्र ग्लोबल इश्यूज जो है, इंडिपेंडेंट ग्लोबल इश्यूज जो है, वो अब एनविल पर आ गए। एनविल क्या होता है? जो हम एक मोची होता है ना, मोची के ऊपर जो, मोची के पास जो एक लोहे का चीज होता है जिसके ऊपर रख के वो जूते कर रहा होता है, एंकर शेप में थोड़ा सा होता है वो, है ना, और उसके ऊपर रख के वो जूते सही करता है, कॉबलर जो होता है, उसको बोला जाता है एनविल। यानी कि अब वो ऐसी स्थिति में है कि उनको सुधार की जरूरत है, ऐसे इश्यूज सामने आ गए हैं, ठीक है। This is also a world that looks uneasily at facing the geopolitical challenge from China। बोल रहे हैं ये वही दुनिया है जो कि चाइना द्वारा जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज फेस किया जा रहा है। यानी कि चाइना जिस तरीके से बाकी देशों को जियोपॉलिटिकल चैलेंज दे रहा है, उनकी स्वायत्ता पे, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके देखते हुए बड़े अनईजी फील करते हैं। वरीज ओवर ट्रेड एक्सेसेस, उसको चिंता होती है जब ट्रेड एक्सेसेस रोके जाते हैं या दिए जाते हैं। सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, उसके ऊपर भी चिंता होती है। एंड फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की जहां बात आती है तब ये बहुत अनईजी हो जाते हैं। ये वही देश हैं। दीज मैंडेट a very careful balance between the two ends of an increasingly polarized world that has been blown apart after Russian war in Ukraine। बोल रहे हैं इससे क्या हो गया, इससे बहुत ज़रूरी हो गया कि हम बहुत ही केयरफुली बैलेंस कर सकें जो इस दुनिया के एक्सट्रीमली पोलराइज जो एक दुनिया बन गई है, इसके दोनों छोरों के बीच में हम बैलेंस कर पाएँ, ठीक है। और खास तौर पे कब बनी है दुनिया पोलराइज, कब हुई है? जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन, यानी रशिया वॉर इन यूक्रेन जब से स्टार्ट हुआ है, तब से दुनिया जो है दो हिस्सों में बट गई है। एक जो उसके पक्ष में है, एक जो कुछ उसके विपक्ष में है, और फिर एक हिस्सा थोड़ा सा निकलकर सामने आने की कोशिश कर रहा है जो कि किसी भी पक्ष में ना विपक्ष में है, जो कुछ कहना नहीं चाहता इस मुद्दे पर, ठीक है। तो ये वही दुनिया है। In his discussion with leaders of G7 outreach in Hiroshima, Japan, as well as during his travel from there, with bilateral issues taking a back seat to India's position in the multilateral sphere।
बोल रहे हैं कि जो भी उनकी डिस्कशन होगी G7 देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ में हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में, एज वेल एज और जो उनकी बाकी की यात्रा रहेगी उसके आगे की, वहाँ पे बायलेटरल इश्यूज जो हैं उन सभी की वजह से इंडिया को बैक सीट पे आना पड़ेगा, यानी कि द्विपक्षीय वार्तालाप जो है, द्विपक्षीय मसले जो हैं उनकी वजह से उनको बैक सीट पे आना पड़ेगा और ऐसी पोजीशन पे आना पड़ेगा जहाँ पे मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय स्थिति हमें ज़्यादा एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय स्थिति के बजाय हमें बहुपक्षीय स्थिति को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो हमारा स्टेटमेंट हो गया पी, जहाँ पे प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत की बात करी। ठीक है, और जो स्थिति है वो एनविल पर आ गई है कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जो एनविल पर आ गए हैं। तो इनकी यात्रा की शुरुआत हुई जापान से, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि जैसे ही उनकी यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जापान में हुई यात्रा की शुरुआत, तो वहाँ पे हिरोशिमा में ग्लोबल G7 देशों के जो लीडर्स हैं वो चर्चा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और वहीं पे उनके डिस्कशन भी, नरेंद्र मोदी का भी डिस्कशन हुआ उनके साथ में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, पी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा एस। थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पे बोला गया कि एक ऐसी दुनिया जो कि पोलराइज्ड बन गई है, और आगे बोला गया कि ये वही दुनिया है जो कि बहुत अनईजी हो जाती है जब हम चाइना द्वारा जियोपॉलिटिकल चैलेंज की बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड, यानी कि ये वही दुनिया है। और कौन सी दुनिया, जो अब पोलराइज्ड हो चुकी है, यानी कि आर के इमीडिएट बाद में क्या है, क्यू है। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, PSRQ, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया PS, देखो PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In 2018 I was in Ramallah, the de facto administrative capital of the Palestine Authority। अब de facto administrative का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसी सरकार चल रही है जो संविधान द्वारा नहीं चुनी गई है, यानी उस देश का जो भी संविधान है उसके तहत वो सरकार नहीं बनी है। वो सरकार या तो हो सकता है किसी मिलिट्री कू का नतीजा है, या हो सकता है कि वहाँ पे कुछ रेवोल्यूशन आया था उसका नतीजा है, कुछ रिवोल्ट हुए उसका नतीजा है, पर वो संवैधानिक सरकार नहीं है। तो 2018 में मैं रामल्लाह में था और वहाँ का जो डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पैलेस्टीन अथॉरिटी का, वहाँ पे था। ठीक है, रामल्लाह क्या है, वो डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पैलेस्टीन अथॉरिटीज का। टू कवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू पैलेस्टीन, यानी कि वहां पे वो क्यों गए थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी पैलेस्टीन की उसको कवर करने गए थे। अ डे आफ्टर मिस्टर मोदी रैप्ड अप हिज विजिट आई प्रिपेयर्ड टू लीव द सिटी। माई फ्लाइट वॉज फ्रॉम टेल एविव्स बेन गरियन एयरपोर्ट। बोल रहे हैं जैसे ही उनकी वहां पे विजिट खत्म हुई नरेंद्र मोदी की, उसके एक दिन बाद मैंने भी सब कुछ प्रिपेयर करा और मैं भी वहां से शहर से निकलने के लिए तैयार हो गया। और मेरी फ्लाइट कहाँ से थी, टेल एविव से थी, बेन गुरियन एयरपोर्ट, टेल एविव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से थी। I had to call a taxi from Jerusalem to come and pick me up from Ramallah and drop me at Tel Aviv, as taxi drivers in Ramallah are not allowed to go to Tel Aviv and Israeli taxis seldom come to Ramallah। बोल रहे हैं मुझे जेरूसलम से एक टैक्सी बुलानी पड़ी कि मुझे आके यहाँ से पिकअप करो रमल्ला से और मुझे टेल एविव में छोड़ कर आओ। क्यों करना पड़ा, क्योंकि रमल्ला के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको टेल एविव जाने की इजाज़त नहीं थी, और इजरायली जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो बहुत कम ही होते हैं जो रमल्ला में आते हैं, यानी कि इजरायली टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ पे आते नहीं, और जो रमल्ला के टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको टेल एविव जाने की इजाज़त नहीं है। While leaving the west bank of Tel Aviv, my driver, a Palestinian Arab from occupied East Jerusalem, warned me about the Israeli checkpoints on the way। अब जब ये वेस्ट बैंक टेल एविव से निकल रहे थे, तो टेल एविव से निकल रहे थे यानी कि जब वो कवर करने गए थे उस टाइम की बात करें कि वो एयरपोर्ट में आए होंगे, फिर वहाँ से वो अपने होटल की तरफ या जहाँ पे भी उनका अकोमोडेशन था उस तरफ जा रहे होंगे। तो उस दौरान में जो उनका ड्राइवर था वो एक पैलेस्टीनियन अरब था जो ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम है उस देश का वो नागरिक था। ठीक है, उसने उनको चेतावनी दी कि आगे रास्ते में जगह जगह पे इजरायली चेक पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब उनके विजिट थी उसके बारे में बताया गया कि मैं रमल्ला गया था 2018 के दौरान में। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर आ रहा है, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, यानी कि सी और ए तो एलिमिनेट हो गए।
ठीक है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा खत्म हुई, उसके एक दिन बाद मैं भी तैयार हो गया शहर छोड़ने के लिए और वापस जाने के लिए। तो मेरी फ्लाइट तेल अवीव से थी, तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से थी। ठीक है, यानी कि पी के बाद में कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है, क्यू स्टेटमेंट आ रहा है, जहाँ पे उस मीटिंग का उनका जो विजिट था उसको रैप अप करने की बात की जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे दो थे ना अरेंजमेंट, तो पहले बी वाले में तो पी के बाद में एस आ रहा है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है पी के बाद में क्यू, तो यानी कि ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, पी के बाद में क्यू आ रहा है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब मुझे वेस्ट बैंक तेल अवीव के वेस्ट बैंक से निकलना था, तो निकलते वक्त जो मेरे ड्राइवर था जो कि एक पैलेस्टीनियन अरब था, उसने मुझे बताया कि आगे रास्ते में जगह जगह पे इजरायली चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उनके बारे में सतर्क किया उसने मेरे को। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और साथ में आता है कि मुझे टैक्सी फिर कहाँ से बुलानी पड़ी, जेरूसलम से बुलानी पड़ी कि मुझे रमल्ला से पिकअप कर लो और तेल अवीव ड्रॉप कर लो, क्योंकि वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स जा नहीं सकते थे तेल अवीव, और जो इजरायली टैक्सी ड्राइवर्स थे वो रमल्ला ही नहीं आते थे। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो पी क्यू एस आर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। The government's directive last week asking medicine manufacturers to abide by WHO standards, यानी कि गवर्नमेंट का एक दिशा निर्देश जारी हुआ पिछले हफ्ते, जिसमें उनने सभी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको बोला कि भाई WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार ही काम करो, उनके अनुसार ही दवाइयाँ बनाओ। इज़ अ मच नीडेड मूव, और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था, ये बहुत ही ज़रूरी कदम था उठाना। In less than a year, at least 3 serious adverse incidents have dashed the country's reputation as a reliable source of inexpensive generics. बोल रहे हैं 1 साल से भी कम समय में 3 बहुत ही सीरियसली एडवर्स इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही भयानक इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से जो देश की रेपुटेशन है, ठीक है, वो खराब हुई है, टार्निश हुई है, यानी कि खराब हुई है। कि उनकी रेपुटेशन क्या थी कि हम एक रिलायबल सोर्स, भरोसेमंद सोर्स थे इनएक्सपेंसिव मेडिसिन का, और उसकी वो जो हमारी इमेज थी वो खराब हो गई। In October 2022, more than 60 children in Gambia died after kidney complications. अब सबसे पहली घटना क्या हुई कि 2022 में 60 से भी ज़्यादा बच्चे गाम्बिया देश में किडनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मारे गए। ठीक है, एलिजिडली कॉज्ड बाय कफ सिरप, और कथित तौर पे ये कहा गया कि ये जो उनके किडनी कॉम्प्लिकेशंस थे ये उस कफ सिरप के द्वारा हुए जो कि हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई थी। लेस देन 3 months लेटर, और इसी घटना के 3 महीने से भी कम समय के बाद में अनदर कोल्ड रेमेडी मैन्युफैक्चर्ड बाय मैरियन बायोटेक इन नोएडा वाज ब्लेम्ड फॉर द डेथ्स ऑफ 19 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान। और 3 महीने से भी कम समय में एक और हादसा हुआ जो इस बार कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे 19 बच्चों की जान गई एक कोल्ड रेमेडी, कोल्ड मेडिसिन पीने के बाद, जो कि इंडिया की ही मैरियन बायोटेक, नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। In March, authorities in Cameroon dashed a batch of cough medicines produced by an Indore-based firm for at least 12 fatalities. और फिर मार्च में क्या हुआ कि मार्च में कैमरून की अथॉरिटीज़ ने आरोप लगाया या जिम्मेदार ठहराया एक बैच के कफ सिरप मेडिसिन के एक बैच को, जो कि इंदौर बेस्ड फर्म द्वारा बनाई गई थी, जिसकी वजह से उनके अनुसार 12 जाने गईं। The WHO has regularly flagged concerns about the quality of Indian generics. WHO ने लगातार कई समय पर क्या किया है, इंडियन जेनरिक्स यानी कि इंडियन मेडिसिन के जो क्वालिटी है उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। एंड डैश फाउंड टॉक्सिक कंटेंट इन 7 इंडियन मेड कफ सिरप, और उन्होंने टॉक्सिक कंटेंट भी पाया है हिंदुस्तान द्वारा बनाई गई 7 कफ सिरप्स के अंदर। Surveys by Indian authorities have also revealed serious shortcomings in at least 160 pharma units. और इंडियन अथॉरिटीज़ द्वारा भी सर्वे किए गए, उसमें भी बहुत गंभीर किस्म की शॉर्टकमिंग्स सामने आई, खामियां सामने आई 160 फार्मा यूनिट्स में। बट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स हैव डैश ऑन एड्रेसिंग रेगुलरिटी लूप होल्स। लेकिन कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो या तो बच रहे हैं या फेल हुए हैं, ठीक है, इन रेगुलरिटी लूप होल्स के ऊपर बात करने से वो बच रहे हैं या फिर फेल हो गए हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या है कि उसने हमारी इमेज को क्या किया है, जो ये 3 इंसिडेंट्स हुए हैं, 1 साल से भी कम समय में 3 इंसिडेंट्स हुए, उन्होंने हमारी इमेज को क्या किया है, डेंटेड यानी कि क्षति पहुंचाई है, ठीक है, उसको खराब किया है। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरित करना, ल्यूसिडेट मतलब कि स्पष्टीकरण प्रदान करना, और अंडरस्कोर्ड मतलब कि महत्व देना, हाईलाइट करना। तो ऑब्वियस सी बात है उसने डेंट करा है, क्षति पहुंचाई है, सो ऑप्शन ए डेंटेड इज करेक्ट। मार्च में क्या हुआ, कैमरून की अथॉरिटीज ने डैश अ बैच ऑफ कफ मेडिसिन, उनने आरोप लगाया होगा। तो पहला ऑप्शन है इनकैप्सिटेटेड। इनकैप्सिटेटेड का मतलब होता है कि उनने असमर्थ बना दिया किसी चीज को, ऐसा तो नहीं है। ओवरहॉल्ड का मतलब है कि पुनः मूल्यांकन करना या सुधारना। सैबोटाज मतलब कि जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की इमेज खराब करना। और इनक्रिमिनेटेड, इनक्रिमिनेटेड का अर्थ होता है अपराध या दोषी ठहराना या आरोप लगाना। तो जाहिर सी बात है कि कैमरून की अथॉरिटीज ने आरोप लगाया कफ सिरप मेडिसिन के ऊपर, जो कि इंदौर बेस्ड फर्म द्वारा बनाई गई थी। किसका इल्जाम लगाया कि 12 जाने गई हैं इस मेडिसिन की वजह से। सो ऑप्शन डी इनक्रिमिनेटेड इज करेक्ट। WHO ने समय समय पर फ्लैग किया है, यानी कि कंसर्न्स उठाए हैं, रेस करे हैं इंडियन जेनेरिक्स की, इंडियन मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर। एंड डैश फाउंड टॉक्सिक कंटेंट इन 7 इंडियन मेड कफ सिरप्स। एंड हैज फाउंड या हैव फाउंड या हैव बीन फाउंड या हैज बीन फाउंड। तो क्या आएगा, एंड हैज। WHO एकल संगठन है ना, इकलौता संगठन है, तो सिंगुलर वर्ब है, तो हैज फाउंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड हैज फाउंड टॉक्सिक कंटेंट इन 7 इंडियन मेड कफ सिरप्स। बट the country's policy makers have dash on addressing regularity loopholes। लेकिन कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लंट का मतलब होता है कि सीधा या निरस या फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है वो इसको एड्रेस करने में। इंटरसीडेड का मतलब होता है बीच में इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है, जो कि उन्होंने नहीं करा। प्रेडिक्टेड मतलब पहले से ही किसी चीज के बारे में जानकारी दे देना, भविष्यवाणी कर देना। और प्रिवैरिकेटेड का मतलब होता है टाल मटोल करना या स्पष्ट जवाब देने से बचना। तो क्या कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, तो बच रहे हैं ना उस चीज से। तो ऑप्शन डी प्रिवैरिकेटेड इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और पैसेज की ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगेन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।